चलिए भाई देखो, ये क्वेश्चन है 20 और इनका जवाब आप लोगों को देना है 2 सेकंड के अंदर। कॉपी निकालिए और उसमें जो है अपने आंसर नोट करिए। लास्ट में देखेंगे कितने आंसर किसके सही हुए थे। ठीक है, तो पहला सवाल है, कह रहे हैं डॉट डॉट ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। किस किस का अंतर है? पहला सवाल में देखिए आप, जो भारत सरकार है या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसका पहले तो है कुल व्यय मतलब खर्चा, और उसमें से कुल प्राप्ति, प्राप्ति का मतलब होता है जो उसको इनकम प्राप्त हुई है। तो ये जो व्यय और प्राप्ति का अंतर है, इस अंतर को क्या कहा जाता है? इस व्यय और अंतर को क्या कहा जाता है ये बताना है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ राजकोषीय घाटा कहते हैं, बी ऑप्शन में लिखा हुआ राजस्व आधिक्य कहते हैं, सी ऑप्शन में कह रहे हैं कि प्राथमिक घाटा कहते हैं, और डी ऑप्शन में कह रहे हैं राजस्व घाटा कहते हैं। और इसमें उन चीज़ों को छोड़ दिया जाएगा जो आपने कर्जा लिया है, जो आपने कर्ज लिया है उसे काउंट नहीं करना है। तो ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार का जो खर्च है, अगर उसमें से उसकी प्राप्तियों को घटा दें तो जो अंतर आएगा उसे क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है, 2 सेकंड का समय है, अपना आंसर बताइए। तो बेटा इसका सही आंसर जो है उसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं उसको? राजकोषीय घाटा। अब देखो एक बात बताओ, तुमने 100 रुपये का खर्चा करा, ठीक है, और तुम्हारी इनकम थी 75 रुपये, प्राप्त हुआ 75, तो 25 रुपये का लॉस हुआ या नहीं हुआ? अब दिमाग में बात आ रही होगी कि भाई साहब जब 75 रुपये मैंने कमाए और 100 रुपये मैंने खर्च कर दिए, तो खर्च कैसे कर दिए? इसका मतलब यह है कि ये जो 25 रुपये हैं ये आपने ऋण के रूप में उधार लिए या नहीं लिए? किसी से 25 रुपये उधार लिए होंगे, तब जाकर वो 100 हुए और आपने घटाया, तो आपका काम चला या नहीं चला? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? राजकोषीय घाटा। करेक्ट, याद रखेंगे, राजकोषीय घाटा। अब देखो क्या एक्सप्लेन करा गया है इसको, ऐसे समझिए परिभाषा के तौर पर। यह डेफिनेशन है, सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व, उधार को छोड़कर, उधार जो उसने लिया है, कर्जा जो लिया है उसे छोड़कर के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। और राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस कुल राजस्व। राजस्व कहते हैं प्राप्ति को, ठीक है, राजस्व किसे कहते हैं? प्राप्ति को। क्लियर हो गई बात? समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने 100 रुपये खर्च करे हैं और जबकि तुम्हें इनकम हुई है 75 रुपये की, तो तुमने 100 कैसे खर्च कर दिए? 25 रुपये आपने उधार लिए, तभी तो आपने वो 100 रुपये का खर्चा पूरा करा। अगर इस उधार लिए हुए धन को ना जोड़ें तो हमारा जो अंतर आ रहा था, खर्चा 100 रुपये का, कमाई 75 की, तो ये जो अंतर निकल का आया, इस अंतर को राजकोषीय घाटा बोलते हैं। करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं भैया। भारतीय संविधान के डॉट डॉट में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। सवाल यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का अध्यक्ष मतलब स्पीकर का उल्लेख हुआ है? कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर है 91, आर्टिकल 90, फिर है 92, फिर है 93। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष के पद का प्रावधान है? कौन सा आर्टिकल आता है वो? तो वो आर्टिकल नंबर होता है बेटा, पहले आप हिसाब लगा लीजिए 2 सेकंड में, क्या ऑप्शन सही होगा आपका? क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन लिख लिया करो, ऐसे लिख लोगे ना तो तुम्हारा पेपर भी चलता रहेगा
जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। तो इसी तरीके से हम इस श्रृंखला को बढ़ा कर 20 तक लिखते रहेंगे, है ना। और उसके बाद में हम देखेंगे कि मान लो हमने पहले का लगा दिया कोई हिस्सा, दूसरे का कौन सा लगाया, तीसरे का कौन सा लगाया, मान लो पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। तो लास्ट में हम ये कैलकुलेट करके चलेंगे कि हमारे कितने सवाल सही हो गए, क्योंकि मैं सवालों के जवाब तो हाथों हाथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ काउंट कर लेनी है। इससे 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा, एक तो आपको नॉलेज होगी और दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। भाई टेस्ट का मतलब क्या बनता है? टेस्ट का मतलब यही बनता है कि आप पहले ये चेक कर लें कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हो रहे हैं, कितने सवाल जो हैं आपको पता हैं, कितने सवाल आपके करेक्ट हो गए हैं, कितने सवाल हमारे सही हो रहे हैं और कितने सवाल हमारे गलत हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको ऐसे ही करना है। जो सवाल का आंसर मैं बताता चला जाऊंगा, जैसे मैंने कहा कि भारतीय संविधान के ... में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में, तो आप जो है अपने सवाल का आंसर यहाँ लिखिए, फिर मैं बताऊंगा, फिर आप देखना कि तुम्हारा सही हुआ है गलत हुआ है, करेक्ट। फिर लास्ट में चेक कर लेंगे 20 में से टोटल कितने सही हुए हैं। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 91, 90, 92 और 93, तो लोकसभा अध्यक्ष के पद का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद नंबर 93 में है, ठीक है। और देखिए इससे जुड़े हुए और सवाल कैसे आ सकते हैं पेपर में, कह रहे हैं, देखो ये मैंने 5 नाम लिखे हैं, 5 बातें लिखी इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो आर्टिकल नंबर 52, याद रखो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ आता है, तो वो आता है 63 में। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है अनुच्छेद 63 में, करेक्ट। तीसरा, प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो प्रधानमंत्री का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 74 में, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो 75 में है। तो 75 में नियुक्ति है प्रधानमंत्री की और 74 में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है। लोकसभा अध्यक्ष के पद का उल्लेख है अनुच्छेद 93 में और राज्यपाल पद का उल्लेख है अनुच्छेद 153 में, ठीक है। और ये 5 बातें आपके लिए हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हर बार में लोकसभा अध्यक्ष थोड़ी पूछा जाएगा, कुछ और आ जाएगा। तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63, उसके बाद में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख अनुच्छेद 74, लोकसभा अध्यक्ष पद का उल्लेख अनुच्छेद 93 और राज्यपाल पद का उल्लेख अनुच्छेद बोलो 153 में, करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं और क्या कह रहे हैं उस सवाल में। कह रहे हैं पंचवर्षीय योजनाएं ... आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, क्रियान्वित और विनियमित की गई। पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो किस आयोग द्वारा बनाई गई, किस आयोग ने उन पर कार्य करा और किस आयोग ने उन्हें विनियमित करा था। ऑप्शन है अनुभागीय, ऑप्शन है योजना, ऑप्शन है वार्षिक, ऑप्शन है वरिष्ठ। 2 सेकंड में अपना जवाब लिख दीजिए जो भी सही हो आपकी नज़र में। पहले चलिए बताते हैं इसका आंसर। आप सबको पता होगा कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको किसने बनाया, योजना आयोग ने। किसने बनाया, योजना आयोग ने। तो तीसरे सवाल का आंसर सही हो गया बी। अब योजना आयोग के संबंध में कुछ प्रावधान है, देखिए ये 5 बातें मैंने यहाँ पे मेंशन कराई हैं। जैसे सवाल में पूछा गया है ये कि योजना आयोग कैसी संस्था है, तो गैर संवैधानिक, क्योंकि योजना आयोग का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, तो वो गैर संवैधानिक संस्था हुई, करेक्ट। योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता था, तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को।
15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था। योजना आयोग को मोदी सरकार ने भंग कर दिया था। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग करा गया प्रधानमंत्री के द्वारा, और 15 अगस्त 2014 को लाल किले से उन्होंने इस बात की घोषणा करी कि हमने योजना आयोग को भंग कर दिया है और हम इसके आधार पर इसकी जगह लेकर आ रहे हैं किसको, नीति आयोग को। ये घोषणा कब करी थी नीति आयोग की, 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई थी और नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग बना, नीति आयोग बना। तो नीति आयोग ने किसकी जगह ली है, योजना आयोग की। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल कुछ इस तरह से है, कह रहे हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं। आवर्त सारणी में जो पहला आवर्त है उसमें कितने तत्व हैं। ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। 2 सेकंड में अपना आंसर लगा लीजिए, क्या है आपका आंसर। 2 सेकंड में आप अपना आंसर लगा लीजिए, क्या आंसर है आपका। तो अब बताते हैं आपको, आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 तत्व हैं। इससे पहली वाली क्लास में मैंने बताया था कि जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी मेंडलीफ ने, और आधुनिक आवर्त नियम दिया था मोंजले ने। और आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, 18। और आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, बोलो। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7। तो आवर्त सारणी 7 आवर्तों और 18 वर्गों या समूह में विभाजित है। उसके पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन। पहले आवर्त के तत्व हैं दोनों। ठीक है, तो देखिए क्या इसका सॉल्यूशन है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के तत्व 2 हैं, एक कौन सा, हाइड्रोजन, और एक कौन सा, हीलियम। अगर आप गूगल पर जाकर आवर्त सारणी की फ़ोटो देख लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कौन से आवर्त में कौन सा तत्व है। ठीक है, कम से कम पहला, दूसरा, तीसरा तो आप पढ़ ही सकते हैं। चलिए कह रहे हैं अगले सवाल को, इसके आधार पर आपको जवाब बताना है। ये सवाल करंट अपडेट है। अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है। जो तुमने देखा होगा सेना की एक्सरसाइज होती है ना, सेना होती है ना, सेना, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इनकी एक्सरसाइज होती हैं। कुछ देश में होती हैं और कुछ बाहर भी सेना जाती है एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए। तो बताइए भारत की कौन सी ऐसी पहली महिला बनी है, ऐसी पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है। ऑप्शन है शिवांगी सिंह, ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन है अनामिका वीर राजीव, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है, अपना जवाब 2 सेकंड में लिख लीजिए, क्या आपकी नज़र में सही है, क्या आपकी नज़र में सही है, अपना जवाब लिख लीजिए। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं बेटा। तो इसका सही आंसर है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं जिन्होंने किसी इंटरनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। ये करंट अपडेट सवाल है और ऐसे सवाल फोर्स लाइन में खूब पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सी भी फोर्स लाइन हो, चाहे वो SSC GD हो, चाहे वो RPF हो, चाहे वो UP पुलिस हो, कोई सी भी हो, खूब पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। चलिए क्या इनके बारे में डिटेल है तो मैं आपको बता दूं। डिटेल ये है, अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने वाली प्रथम महिला लड़ाकू पायलट जो भारत की तरफ से बनी है उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी, और वो स्क्वाड्रन लीडर हैं। ठीक है, युद्ध अभ्यास में भाग लिया था उन्होंने। कौन से युद्ध अभ्यास में, धर्म गार्जियन या गार्जिन। और ये धर्म गार्जिन जो अभ्यास हुआ था ये जापान में हुआ था, तो वो जापान में धर्म गार्जियन अभ्यास में भाग लेने के लिए गई थी। ठीक है, दूसरा सवाल है राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है। तो बनारस की रहने वाली हैं
नाम है उनका शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह ने राफेल को उड़ाया। तो राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो शिवांगी सिंह। ठीक है, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए थे, क्या पता कौन सा कब काम में आ जा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार ... के प्रवर्तन के लिए है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किसके लिए है? ठीक है, ऑप्शन है निर्देशक सिद्धांतों के, ऑप्शन है अधिनायकत्व के, ऑप्शन है मौलिक अधिकारों के, ऑप्शन है मौलिक कर्तव्यों के। 2 सेकंड में अपना आंसर लिखिए क्या है, जो भी आपको सही लगता हो ABCD वो आप तुरंत लिख लीजिए। तो अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है बेटा मौलिक अधिकार। आप सबको पता होगा आर्टिकल 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो ये किससे संबंधित है ये कहना चाह रहे थे, मौलिक अधिकारों से। करेक्ट। अब देखो देखते हैं सॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, अच्छी लिखी हैं सब। मौलिक अधिकार जो हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? भाग 3 में। कौन कौन से अनुच्छेद चलते हैं? तो देखो 12 से लेकर 35 तक है। 12 से कहाँ तक? 35 है ना, 34 नहीं 35 तक है। और देखो कहाँ से लिए गए हैं और मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। और मूल अधिकारों की जो संख्या 6 है वो कौन कौन सी है? देखिए सबसे पहला मूल अधिकार हमारा कौन सा बेटा? समानता का अधिकार, और ये चलता 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक। सब इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए एक तो होता किसी चीज़ को समझना, तो समझने के लिए आप पूरा संविधान पढ़ें शुरू से आखिर तक, पूरा संविधान 3-4 महीने पढ़ें, ठीक है, तब जाके संविधान ख़त्म होगा, फिर आपको समझ में आएगा, फिर ये चीज़ें सब याद हो जाएंगी। अच्छा जैसे GD का एग्ज़ाम होता तो इनके लिए हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप खास चीज़ें पढ़ लो। आप 3 महीने में संविधान ख़त्म करेंगे, 3 महीने में आप इतिहास ख़त्म करेंगे, 3 महीने में साइंस ख़त्म करेंगे, बरसों बीत जाएंगे हैं। और अगर आप 3-4 महीने लग कर तैयारी कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा GK के मामले में, ठीक है। और मैंने क्या करा, मैंने इन सेटों में 20 क्वेश्चन जो बना रहे हैं हम लोग, मिक्सअप बना रहे हैं। मिक्सअप का मतलब होता है करंट भी इसी में ऐड कर रहे हैं, जो हमें GD के हिसाब से अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। कह रहे हैं भारत की प्रथम अमृत भारत एक्सप्रेस कब लॉन्च हुई थी? भारत की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस कब लॉन्च हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 4 है। 28 अक्टूबर 2023 को, 30 दिसंबर 2023 को, 1 जनवरी 2024 को और 30 फरवरी 2024 को। 4 ऑप्शन है, 2 सेकंड का समय है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। 2 सेकंड में आप अपना आंसर लगा लें, क्या आपका सही आंसर है। चलिए बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है इसका 30 दिसंबर 2023 को अमृत भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था हरी झंडी दिखाकर, ठीक है, अमृत भारत एक्सप्रेस को। क्या क्या इसके बारे में डिटेल बताई गई है। डिटेल सवाल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती, मैं आपको बता दूं। ये ना समझें कि डिटेल बेकार है, डिटेल से तो सवाल बन सकते हैं। प्रथम अमृत भारत एक्सप्रेस, देखिए पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो थी वो 30 दिसंबर 2023 को लॉन्च हुई थी। कहाँ से लॉन्च हुई थी? अयोध्या से लॉन्च करी थी, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। किसने हरी झंडी दिखाई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये किस रूट पर चलती है? मुख्य रूप से दरभंगा से, पहली वाली जो चली थी वो दरभंगा से आनंद विहार के लिए चली थी। प्रथम कौन सी? अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन।
जब भी कोई ट्रेन लॉन्च होती है, मैं आपको बता दूं, पूछा जा रही है आजकल सवाल ये, ठीक है, किस डेट को पहली वाली शुरू हुई थी। चलिए अगले सवाल को देखें तो इसका जवाब बेटा आपको देना है। राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। राजस्थान में भील समुदाय जो है कौन सा नृत्य करता है? 2 सेकंड में आप अपना जवाब लिख लीजिए। घूमर है, गरबा है, रासलीला है और बिहू है। 4 विकल्प हैं। 2 सेकंड में ABCD जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या है। तो घूमर, घूमर जो है वो राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है। और भील समुदाय उसको करता है, इस नृत्य को। मैंने नृत्य मेंशन करे हैं जो खास खास हैं, सबके बारे में लिख दिया, जो ऊपर भी है उनके बारे में भी लिख दिया। ये 5 नृत्य मैंने मेंशन करे थे। देखो मैं आपको बता दूं, GD के लिए ज़्यादा खतरनाक डांस ना तो करें और ना याद करें, ठीक है। सिंपल वाले याद करें पहले, तो वही सिंपल वाले आते हैं। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात में एक और होता है डांडिया, है ना। रासलीला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। बिहू कहाँ का है? असम का त्योहार भी है बिहू। सैंडोल सोंडोल कहाँ का है? लद्दाख का। लद्दाख का शाही नृत्य है ये, जिसका नाम है सोंडोल, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें बेटा। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। सातवाहन वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहले में लिखा हुआ पुष्यमित्र शुंग, दूसरे में है सिमुक, तीसरे में है मेनांडर, चौथे में है चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको अपना आंसर लगाना है 2 सेकंड में, ठीक है। तो सही आंसर है बेटा शिमुक। बताइए सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक था। इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, GD जैसे पेपर्स में आपको वंश, संस्थापक और राजधानी अगर ये याद कर लेते हैं तो एक सवाल पक्का फंसेगा, पक्का फंसेगा, ये तय बात है 100%। हर साल आता है, हर पेपर में अलग अलग आता है, ठीक है। तो देखिए सातवाहन वंश के बारे में कुछ मैंने डिटेल लिखी है, 5 वंश लिखे हैं, इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। भाई सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? देखो सिमुक। और सातवाहन वंश की जो राजधानी है वो है प्रतिष्ठान, ठीक है। सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन और राजधानी है उसकी लखनौती। होयसल वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन और होयसल की राजधानी बहुत आती है द्वार समुद्र, और ऐसा मिलता पेपर में लिखा हुआ द्वार समुद्र, बहुत आता पेपर में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी संस्थापक है दंती दुर्ग और उसकी राजधानी है मान्यखेत। चोल वंश का संस्थापक था बिजालिय और उसकी राजधानी है तंजौर। इतना GD के लिए पर्याप्त है। धीरे धीरे करके सब राजवंश पढ़ लेंगे हम, ठीक है, सब राजवंश पढ़ लेंगे धीरे धीरे करके। चलिए अगला सवाल देखें। तो अगले सवाल में लिखा हुआ था, हाँ, वाद्य यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बीन, पियानो, तबला या संतूर? 2 सेकंड में आप अपना आंसर लगा लीजिए। ABCD क्या सही है, ठीक है। तो वाद्य यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा जो वाद्य यंत्र बजाते थे बेटा, तो वो बजाते थे संतूर। संतूर जो है वो जम्मू कश्मीर का एक इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला, ठीक है। जैसा उत्तराखंड में हुडका आता, तो यहाँ पर क्या आता बेटा? संतूर। संतूर साबुन नहीं है, ध्यान रखें। ये मैंने 5-6 नाम नोट कर दिए थे ताकि ये नाम आपको तंग ना करें। ये नाम मिश्रित कर दिए मैंने, कुछ नए नाम अपडेट कर दिए और कुछ पुराने वाले हैं जो पॉपुलर हैं। जैसा पंडित शिव कुमार शर्मा सब जानते हैं, संतूर बजाते थे, है ना। अलाउद्दीन डागर, अलाउद्दीन डागर जो है वो वीणा के, रुद्र वीणा के कलाकार थे, अलाउद्दीन डागर। ये देखो अकबर अली खान जिस वाद्य यंत्र को बजाते थे वो है सरोद।
अन्नपूर्णा देवी जिस वाद्य यंत्र को बजाती थी वो है सुरबहार। उस्ताद अल्लाह रखा जो बजाते थे वो तबला बजाते थे। ये उस्ताद अल्लाह रखा जो हैं वो उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता का नाम है। ठीक है, जो जाकिर हुसैन थे तबला वादक, उनके पिता भी तबला वादक थे। करेक्ट। तो ये पांचों नाम इम्पोर्टेंट हैं। हर बार जब सवाल आएगा तो मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और कलाकार कराऊंगा। जब तक लो एसएससी जीडी का पेपर होगा तब तक लो अगर आप याद करते रहे तो हर सवाल आपकी आंखों के सामने होगा। 20 सवाल जो करने के लिए आएंगे उनमें से आपको 18 सवाल 17 सवाल डायरी में से मिल जाएंगे अगर आप तैयारी करते रहे तो, जब तक लो एग्ज़ाम चलेगा। जी के में आप मार नहीं खाओगे। इसके बाद हिंदी भी शुरू करा रहे हैं। हिंदी की क्लासें भी जो प्रैक्टिस है हिंदी की एसएससी जीडी की वो भी कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए लिखा हुआ देखो, खर्ची पूजा किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? खर्ची पूजा कहाँ का एक त्यौहार है? ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। 2 सेकंड में अपना जवाब भर दीजिए, ABCD जो भी आपको लगाना है कि खर्ची पूजा कहाँ का एक त्यौहार है। 2 सेकंड में आप अपना आंसर लिख सकते हैं खर्ची पूजा का। ठीक है, तो मैं बता दूं बेटा सही आंसर क्या है। खर्ची पूजा का वो है त्रिपुरा। केर पूजा, गरिया पूजा, खर्ची पूजा, ये जितनी पूजाएं हैं ऐसी ऐसी कहाँ होती हैं? त्रिपुरा में। खर्ची पूजा में क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में हम लोग जो है पितरों को श्राद्ध देते हैं। तो श्राद्ध का त्यौहार आता है हमारे यहाँ। अब आ जाएंगे कनागत। तो हमारे यहाँ 16 कनागत होते हैं, नहीं होते? तो 16 कनागतों में हम श्राद्ध देते हैं अपने पूर्वजों को। देते हैं नहीं देते? श्राद्ध पूर्वजों को दिया जाता है। ऐसे क्या होता है, ये जो खर्ची पूजा है त्रिपुरा में मनाया जाता है। 14 दिन तक ये त्यौहार चलता है और ये ऐसे त्यौहार मनाया जाता है जैसा हमारे यहाँ कनागत होते हैं। तो इसमें देवता जो होते हैं वो पितृ होते हैं, जैसा हमारे यहाँ पितृ होते हैं। तो याद रह जाएगी बात। खर्ची पूजा त्रिपुरा से संबंधित है। जैसा हमारे यहाँ कनागत लोग मनाते हैं वैसे वहाँ के लोग क्या करते हैं, खर्ची पूजा मनाते जनजाति के और अपने पितरों को श्राद्ध देने का काम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, और हम संतान भाई उन्हीं की है? अगर वो दुनिया से चले गए तो क्या हुआ? हमारा फर्ज ये भी नहीं बनता कि हम उनके नक्शे कदम पर चले, उन्हें एक बार याद करें। अब ऐसा तो नहीं होता जो गया सो गया, है ना भाई। माँ हैं, बाप हैं, दादा हैं, दादी हैं, ये हमारा क्या है, हम इनके मतलब ये हमारे पूर्वज हैं। तो अगर हम अध्यात्म विश्वास करते हैं तो इनको याद करना, इनको फील करना, हाँ ये हमारा कर्तव्य बनता है। भाई अध्यात्म में कहा गया है कि अगर आप श्राद्ध देते हैं, तर्पण देते हैं, तो वो तर्पण उनको लगता है वो जहाँ भी हैं। अगर अध्यात्म में है और धर्म को मानते हैं तो फिर हमें मानना होगा फिर। तो ऐसे ये लोग करते हैं। ठीक है, चलिए खर्ची पूजा के बारे में और भी मैंने पूजाएं त्यौहार लिखवाए हैं, उनको देख लेना, इम्पोर्टेंट हैं सभी है। मैं देखो 5 लिखवाता हूँ और इम्पोर्टेंट लिखवाता हूँ। जैसा अभी मैंने बताया है कि खर्ची पूजा का त्यौहार जो है वो त्रिपुरा में मनाते हैं। एक ऐसी बथुकम्मा है, बथुकम्मा त्यौहार है तेलंगाना का और ये फूल उत्सव है। ठीक है, पुष्प उत्सव है, फूलों का त्यौहार है बथुकम्मा। खूब आता आ रहा पेपर में आजकल, खूब आ रहा है, जैसे गुड़ी पड़वा आया है, खूब आ रहा है ये। सागा दावा का त्यौहार जो है वो सिक्किम में मनाते हैं। और बेटा उत्तरायण का त्यौहार गुजरात में मनाते हैं। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में जब पोंगल होता है ना तो जल्लीकट्टू होता है जिसमें सांड से लड़ाई होती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखें। तो अगला सवाल क्या है बेटा हमारा, IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? सवाल तो मैं कुछ और लिख रिया था, फिर मैंने सोचा कि चलो आसान लिख देता हूँ, बच्चे ना डरना। मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं लिखूं कि IPL का पहला संस्करण कब हुआ था, और ये सवाल GD में पूछे जा सकते हैं ऐसे। ठीक है, आ जाते हैं ऐसे सवाल। पहला संस्करण कब हुआ था? तो IPL 2024 का खिताब किसने जीता भैया? ऑप्शन 4 हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 2 सेकंड में अपना आंसर भर दीजिए, क्या आपका आंसर है? ठीक है, तो आपने लगा लिया होगा अपना आंसर। तो विजेता टीम बनी थी कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है,
कुछ मैंने लिखा है, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आगे के लिए। IPL 2024 है ना, IPL 2024 संस्करण नंबर कौन सा? 7 थोड़ी है ये, अरे अब से थोड़ी शुरू हुआ है। हाँ, तो ये बैठेगा 17वां संस्करण, ठीक है। कौन सा आएगा? हाँ, काफ़ी समय से ये IPL हो रहे हैं, तो 17वां संस्करण है ये। शुरू कब से हुआ था? 2008 से। तो अगर ये शुरू हुआ है 2008 से, 2008 से शुरू हुआ है, ये 17वां संस्करण था, गलत टाइप हो गया है, 17वां संस्करण था। विजेता कौन बना है? कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता बना है, कलकत्ता की टीम जीती थी। फाइनल में किसे हराया था? हैदराबाद फाइनल में हार गया था, ठीक है। ऑरेंज कप किसे मिला? विराट कोहली, सबसे ज़्यादा रन, है ना, रन मशीन कहते हैं विराट कोहली को, ठीक है। हाँ जी, और सबसे ज़्यादा विकेट किसके थे? तो इसे पर्पल कैप मिला है हर्षल पटेल को। लास्ट ओवर में आता था, आपने देखा होगा, 2-3 विकेट झटक के निकल जाता था, ठीक है। सर्वाधिक छक्के किसने लगाए? अभिषेक शर्मा, जानते हो गए, सनराइजर्स हैदराबाद में ओपनर बल्लेबाज किसके साथ आता था, है ना, हाँ, ट्रेविस हेड के साथ में, और हेड और ये मिलकर ताबड़तोड़ बैटिंग करते थे, ठीक है। जिस टीम के सामने आ गए ये दोनों आउट हो जाते थे, तभी बाकी टीम पीछे सामने वाली टीम सांस लेती थी, वरना एक दूसरे से ज़्यादा खतरनाक थी ये, है ना। तो कहते ना कि हाँ, खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है, उसको देखकर, ट्रेविस हेड को देखकर ये भी लंबे लंबे छक्के इसने भी मारे। और IPL में वो जोड़ी ओपनर जिसने गेंदबाजों को रुलाया सबसे ज़्यादा, वो यही जोड़ी थी। सबसे ज़्यादा छक्के मारने के लिए ये जाने गए। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय खान ब्यूरो, जो माइंस होती है ना, माइंस, हाँ, उनका डिपार्टमेंट कहाँ है? अच्छा सवाल है, SSC कंडक्ट कर लेगा ऐसे सवालों को। तो भारतीय खान ब्यूरो कहाँ है? नागपुर में है, रांची में है, जबलपुर में है, कानपुर में है। 2 सेकंड में अपना आंसर लिखिए, क्या आपकी नज़र में इसका सही आंसर है? आपकी नज़र में इसका सही आंसर क्या है, ये आप नोट करिए। तो अगर आपने लिख लिया है तो मैं आंसर ओपन कर देता हूँ। आंसर है नागपुर। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ है? नागपुर में। नाग कहाँ होता? खान में, बिल में, याद रह जाएगा। अरे याद रह जाएगा, नाग सांप कहाँ रहेगा? बिल में। बिल को क्या कहते हैं? खान, ठीक है भाई, ज़मीन के अंदर ही तो होती है सुरंग की तरह खान। तो अब याद रह जाएगा, देखो नागपुर में खान है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? कुछ और भी संस्थाएं हैं। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, अभी पुलिस में आ गया ये, अभी पुलिस के एक पेपर में था। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये वन मैनेजमेंट का है। एक है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, और यह है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ है? भोपाल में। मैंने लिखवाया इसी वजह से कि बच्चे गलती करते हैं और यही आता आप पेपर में, बच्चे इसका आंसर देहरादून लगा देते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं प्रकाश पादुकोण निम्न में से किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? प्रकाश पादुकोण पुराने खिलाड़ी, कोच रहे हैं वो, उन्होंने कोचिंग भी दी है, ठीक है। और जो व्यक्ति कोच होते हैं, अच्छी कोचिंग देते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिलता है खेलों में। भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलता है? खेल कोच को मिलता है ना। चलिए, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस या क्रिकेट खेलते थे? 4 विकल्प हैं ABCD। आप 2 सेकंड में अपना आंसर लगाइए, कौन सा आंसर आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो सही आंसर है इसका प्रकाश पादुकोण वाले का बैडमिंटन। वो बैडमिंटन के प्लेयर थे, प्रकाश पादुकोण। ये मैंने 5 खिलाड़ी लिखे हैं, और इनके बारे में भी आप थोड़ा याद रख लें। पुराने प्लेयर्स हैं, ये हमारे पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेलों की दुनिया में भारत का नाम रोशन करा है। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन खेलते थे। कपिल देव को तो सब जानते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, और पहला वर्ल्ड कप उन्होंने हमें दिलवाया था क्रिकेट का 1983 में। अजीत पाल सिंह
हॉकी खेलते हैं। ये हॉकी टीम के कप्तान थे जब भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। तो ये सवाल एसएससी ने पूछा है कि जिस समय भारत हॉकी वर्ल्ड कप जीता था उस समय हॉकी टीम का कप्तान कौन था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद दद्दा की क्या बात करें, हॉकी का जादूगर, महान जादूगर, ठीक है, खिलाड़ी थे वो हॉकी के। ऐसे ही जीव सिंह मिल्खा, दो हैं, एक मिल्खा सिंह जो कि एक धावक थे और ये हैं जीव मिल्खा सिंह। क्या नाम है इनका? जीव सिंह मिल्खा। ये जीव सिंह मिल्खा हैं और ये खिलाड़ी थे किस चीज़ के? गोल्फ के। ये पुराने खिलाड़ी हैं हमारे जिन्होंने हमें खेलों में एक नई पहचान दिलाई भारत को। ठीक है, आते हैं सवाल अब भी है। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्या लिखा गया है। भारत में स्थायी बंदोबस्त की नीति ... में शुरू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ था? 4 विकल्प हैं आपके सामने। 1793, 1773, 1763, 1783। 4 विकल्प हैं आपके सामने और आपको जवाब देना है सही आंसर क्या होगा। दो सेकंड में आंसर लिख लिया होगा आपने। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त भारत में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था बेटा? 1793 में। स्थायी बंदोबस्त से जुड़े हुए सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए कुछ बातें हैं 3। ये स्थायी बंदोबस्त कब आया था बेटा? तो स्थायी बंदोबस्त आया था हमारा 1793 में। गवर्नर जनरल कौन थे जो इसको लेकर आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसको कहाँ स्टार्ट करा था उन्होंने? बंगाल में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। ठीक है, एक लाइन में सब बातें आ जाएंगी। मैं बार बार मैंने बताया कि जीडी के लिए आपको ज़्यादा इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल क्या है देखें। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस कथक नृत्य कलाकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण का सम्मान 1986 में किस कथक कलाकार को मिला था? रुक्मणी देवी अरुंडेल को मिला था, शोभना नारायण को मिला था, सितारा देवी को मिला था या पंडित बिरजू महाराज को मिला था? 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड में अपना जवाब लगाइए आप। तो सही आंसर मैं आपको बता दूं बेटा, पंडित बिरजू महाराज कथक के उस्ताद। ठीक है, कंसेप्ट क्या है देखिए, मैंने चारों नाम यहाँ लिखे हैं। ये भी देख लेना कि कौन किससे संबंधित थे। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो थी वो भरतनाट्यम की कलाकार थी। शोभना नारायण जो है वो भी कथक करती थी। सितारा देवी भी कथक की कलाकार थी और पंडित बिरजू महाराज भी कथक के कलाकार थे। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण का। और मैं आपको बता दूं लखनऊ घराने के थे ये, लखनऊ बिंदादीन घराना। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। ब्रज मोहन मिश्र उनका वास्तविक नाम था। ठीक है, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में उन्होंने दीपिका पादुकोण को कथक करना सिखाया था। वो मस्तानी बनी थी ना, ठीक है, हाँ, उसके लिए भी उन्हें अवार्ड मिला था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये कह रहे हैं कार्तियन मुरली का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? कार्तियन मुरली किस खेल के एक खिलाड़ी हैं ये आपको बताना है। कार्तियन मुरली बैडमिंटन के, कैरम के, टेनिस के या शतरंज के? 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड में अपना आंसर लगाइए। 2 सेकंड में अपना आंसर लगाइए, ABCD। तो सही आंसर है इसका शतरंज। कार्तियन मुरली जो हैं वो शतरंज के एक प्लेयर रहे हैं, कार्तियन मुरली। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं देखो मैं आपको बता दूं। ये देख रहे हैं, ये कुछ नए और पुराने नाम है मिश्रण वाले, और एसएससी ऐसे सवाल जरूर मालूम करती है बेटा। कार्तियन मुरली जो है वो शतरंज खेलते थे। पी कश्यप का खेल है बैडमिंटन का। प्रकाश गायकवाड़ जो हैं वो कैरम खेलते थे। महेश भूपति आपने नाम सुना होगा, लिएंडर पेस, महेश भूपति है ना, और सानिया मिर्ज़ा
ये सब खिलाड़ी जो हैं वो टेनिस के हैं, ठीक है, टेनिस के प्लेयर हैं ये। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, ये 2 चरण कौन से हैं? भारत की जनगणना जो है वो 2 चरणों में होती है, उसके 2 चरण कौन से हैं? पहले में लिखा हुआ शहरी जनगणना और ग्रामीण जनगणना, बी में लिखा हुआ घरेलू सर्वेक्षण और कृषि गणना, तीसरे में है प्रारंभिक और अंतिम जनगणना, मकान सूचीकरण और मकान की गणना, कोमा जनगणना, जनसंख्या जनगणना, मतलब जनसंख्या गणना। 2 सेकंड में अपना आंसर लगा लीजिए, क्या आंसर होना चाहिए? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या लगाना पसंद करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मकान सूचीकरण मतलब या मकानों की गणना, और दूसरा जनसंख्या की गणना। ये 2 हिस्से होते हैं जनगणना के। देखिए जनगणना के 2 चरण होते हैं, पहला दूसरा। पहला मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, और दूसरा होता है जनसंख्या की गणना। 17वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 में कहाँ हुआ? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 में कहाँ हुआ है, ये बताना है। ऑप्शन 4 है महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड या केरल। 2 सेकंड आपके सामने अपना सही का जवाब लगाइए। तो मैं आपको बता दूं ये खेल हुए हैं कहाँ, और 38वें की बात चल रही है, उत्तराखंड में होंगे। 38वें कहाँ होंगे? उत्तराखंड में 2024 में नवंबर के आसपास चल कर, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में जो डिटेल है वो कुछ इस प्रकार है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 आयोजन उनका हुआ है बेटा गोवा में। गोवा में पहला स्थान मिला महाराष्ट्र को। सर्वश्रेष्ठ एथलीट बने, उनका नाम था श्री हरि नटराज, एक तैराक के खिलाड़ी हैं, बेस्ट एथलीट बने थे वो। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर बनाया गया था मोगा को, और आदर्श वाक्य था गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा। चलिए चलते हैं, और ये आखिरी सवाल है, 20वां और अंतिम सवाल। पूरा सेट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। एसएससी जीडी में 20 सवाल आते हैं, ये 20वां सवाल है, कंप्लीट होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट क्या कहती है? चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया। तो देखो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आबादी के मामले में दुनिया में पहला नंबर हो गया है हमारे देश भारत का, ठीक है। भारत का डिटेल मैंने यहाँ लिखी है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो देख लेना। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में मैंने 10 देश लिखे हैं पूरे। देखिए पहला नंबर आता भारत, दूसरे पर चाइना खिसक गया है, तीसरे पर अमेरिका है, चौथे पे इंडोनेशिया है, 5वें पे पाकिस्तान हो गया है, 6ठे पे नाइजीरिया है, 7वें पे ब्राज़ील है, 8वें पे बांग्लादेश है, 9 पे रूस है, और 10वें पे मैक्सिको है, ठीक है। कभी कभी ना क्या पूछते हैं, पूछ लेते हैं कि बताइए एशिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है। अब उसमें भारत और चीन ना हो तो, ना भारत है ना चीन है, ठीक है, तो फिर नाम क्या आएगा? इंडोनेशिया का। भाई इंडोनेशिया भी तो एशिया में है, भारत विकल्प नहीं है, चीन विकल्प नहीं है, तो फिर एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कौन बचा? बोलो, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और मैं आपको बता दूं कि इतना भी अगर आप करते रहोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाता रहेगा, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं वो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि उनका स्कोर क्या बैठा है।